प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है परिस्थिति और भूमिका। ये आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का यूनिट है। परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई स्थान तो होता ही है, उसी के आधार पर यह अन्य व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था। अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस टॉपिक में। अंतःक्रिया के समय वह समाज सम्मत व्यवहार करता है। उसके व्यवहार करने के तरीके भी पूर्व निर्धारित होते हैं कि वह उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का संबंध रखेगा। इस प्रकार अंतःक्रिया के समय व्यक्ति का कोई न कोई पद अवश्य होता है जिसे समाजशास्त्र की भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। तो परिस्थिति आपको समझ में आई कि जो व्यक्ति को पद समाज के द्वारा प्राप्त होता है उसको परिस्थिति कहते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन सभी परिस्थितियाँ दूसरे व्यक्ति की तुलना में ही होती हैं। एक परिस्थिति को दूसरे परिस्थिति के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पिता है तो वह निश्चित है कि उसके पुत्र पुत्रियां हैं। यदि कोई दुकानदार है और उसके ग्राहक, तो ये तो ऑब्वियस ही है कि उसके ग्राहक होंगे। अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती। इसीलिए इलियट और मेरिल परिस्थिति को एक ऐसी स्थिति मानते हैं जिसे व्यक्ति लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि को अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। लेकिन सभी पद प्रयासों से नहीं मिलते, कुछ पद परंपरागत तरीके से भी प्राप्त होते हैं। तो अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो सामाजिक परिस्थिति के आपको दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं आपको स्लाइड के ऊपर, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रत्येक समाज में सामूहिक जीवन के संचालन के लिए अनेक पदों का वितरण करना पड़ता है। कौन सा पद किस व्यक्ति को मिलेगा, इसके लिए कुछ आधार तय करने पड़ते हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक प्रारंभ से ही उच्च स्तर को तथा निम्न परिवार में जन्मा बालक निम्न स्तर को प्राप्त करता है। यह जन्मजात परिस्थितियां हैं। दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां गुण और योग्यता के आधार पर निर्धारित होती हैं। जैसे डॉक्टर है, कोई श्रमिक है। इस आधार पर लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए हैं, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। जो प्रदत्त परिस्थिति है उससे आशय उस परिस्थिति से है जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये परिस्थितियाँ सामाजिक व्यवस्था अनुसार स्वतः ही बालक को जन्म के साथ प्राप्त हो जाती हैं, जिसके कारण बालक समाज में उन परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन कर लेता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास उचित प्रकार से हो जाता है। प्रदत्त परिस्थितियों के जो निर्धारक तत्व हैं और जो वो हैं लिंग, आयु, नातेदारी और सामाजिक कारक। तो लिंग जो द्वि विभाजन है, इसके कारण संपूर्ण विश्व दो भागों में बटा है, स्त्री और पुरुष। सभी समाजों में स्त्री पुरुष की भूमिका में भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों को समाज में एक विशेष परिस्थिति मिलती है, जैसे वे कोमल हैं, नाजुक हैं, धार्मिक हैं, कर्तव्यपरायण हैं। इस प्रकार से उन्हें अबला का रूप भी दिया जाता है। इस कारण उन्हें प्राचीन समाज में शिक्षा से वंचित रखा जाता है। व्यवसाय में पहले ज़माने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी। पुरुष वीरता, साहस, कौशल, शौर्य, चतुरता आदि मानते हैं। पुरुषों को कार्य क्षेत्र बाहर का होता है, स्त्रियां प्राय घर के कार्य को करती हैं। अब दूसरा आयु भेद। आयु भी परिस्थिति के निर्धारण का मुख्य आधार है। आयु का विभाजन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के रूप में समझा जा सकता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति के अनुभव बढ़ते हैं और उनसे उनकी परिस्थिति की जो स्टेटस है वह भी बढ़ता जाता है। और अगला आया है जैसे नातेदारी। अब नातेदारी भी परिस्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नातेदारी से तात्पर्य उन संबंधों से है जो व्यक्ति के जन्म के परिवार या विवाह के परिवार से बनते हैं। जन्म से बच्चे को अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, पुत्र, भाई, चाचा, मामा आदि, और जिसके लिए उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। समाज में अनेक परिस्थितियां अपने आप ही उसे मिल जाती हैं, जैसे जाति, वर्ग आदि, और जिस जाति में जन्म पाए उसी की सदस्यता उसे मिलती है। सामाजिक कारक भी हो सकते हैं। प्रगति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। जैसे नीग्रो चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए उसको उच्च परिस्थिति प्राप्त नहीं कर सकती। गोद लिए बच्चे, अवैध संतान, तलाक लिए माँ बाप की संतान आदि की परिस्थिति अन्य लोगों से अलग होती है। अब आपको दूसरा प्रकार दिखाई जो दे रहा है स्लाइड पर,
जो है अर्जित परिस्थिति। अब अर्जित परिस्थिति किसको कहेंगे? कुछ परिस्थितियाँ समाज में ऐसी होती हैं जो कि जन्म से प्राप्त होती हैं और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि योग्यता और क्षमता के आधार पर मिलती हैं। ये अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो अन्य व्यक्ति उस विशिष्ट योग्यता वाला बन जाता है उस पद के लिए, उसको अर्जित परिस्थिति, और वो अर्जित परिस्थिति वो एक्वायर करता है, अपने आप प्राप्त करता है। एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा से प्राप्त करता है उसको अर्जित परिस्थितियाँ कहा जाता है। अर्जित परिस्थितियों के निर्धारक कारक में जैसा कि दिखाई दे रहा है संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विशेषीकरण, राजनीतिक सत्ता, विवाद, उपलब्धियां आदि आते हैं। जिसमें संपत्ति व्यक्ति अर्जित परिस्थिति से ही प्राप्त करता है, इसके द्वारा उसको अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे व्यवसाय भी है वो भी उसको अपने आप से ही एक्वायर करना पड़ता है। शिक्षा भी व्यक्ति को अपनी मेहनत से अच्छा शिक्षित व्यक्ति बन पाता है। विशेषीकरण और श्रम विभाजन भी है, किसी विशेष श्रम में योग्यता प्राप्त करना या आप किसी में सिद्ध हस्त होना, ये विशेषीकरण कहलाता है। राजनीतिक सत्ता के लिए भी उसको खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है, भाग्य काम नहीं आता। विवाह संबंध भी व्यक्ति को पति पत्नी, माता, जीजा, वधू आदि ये अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अचीवमेंट्स जो हैं वो भी अर्जित परिस्थितियों के अंतर्गत ही आते हैं, जिन्हें व्यक्ति सिर्फ परिश्रम से ही प्राप्त करता है। तो ये जो है आपको प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के जहाँ तक अंतर की बात है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति उसको एक्वायर करनी पड़ती है। प्रदत्त परिस्थिति में वंशानुक्रमण, माता पिता की स्थिति आदि आती है और अर्जित परिस्थिति में इस प्रकार की बात नहीं आड़े आती है। प्रदत्त परिस्थिति स्थिर होती है जबकि अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। अब हम अगला टॉपिक इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है भूमिका। तो जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि भूमिका होती क्या है, तो जो परिस्थिति व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो परिस्थिति व्यक्ति को प्राप्त होती है, उससे जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वो आमतौर पर भूमिका कहलाते हैं। भूमिका से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिन्हें एक व्यक्ति स्थिति में, एक विशेष परिस्थिति में होने के कारण दूसरे व्यक्ति किसी से पूरा करने की आशा करते हैं। भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रारूप है। भूमिका की जो धारणा होती है वो एक पक्षीय नहीं होती। भूमिका को अनेक बार नकल के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई अभिनेता दूसरे का रोल प्ले करता है। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का व्यावहारिक रूप माना जाता है। सामाजिक संगठन के लिए भूमिका आवश्यक होती है। भूमिका का निर्माण 2 तत्वों से होता है। पहला व्यक्ति की आशाएं, जैसा कि दूसरा व्यक्ति उससे आशाएं रखता है, और जैसे कि पिता को पुत्र से आशाएं होती हैं कि वह अपना सम्मान करेगा, और दूसरा तत्व है उन आशाओं के अनुरूप पूर्ण की जाने वाली क्रियाएं। तो इस प्रकार से भूमिका का दोनों तरह से दूसरा व्यक्ति उससे एक्सपेक्टेशन रखता है और उस एक्सपेक्टेशन को दूसरा व्यक्ति पूरा करता है। तो ये जो प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका किसी दूसरी स्थिति से हमेशा तुलनात्मक होती है, इसलिए भूमिका की धारणा में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है। अनेक परिस्थितियाँ होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार भी बदलता रहता है। अगर हम ये बात करें कि परिस्थिति और भूमिका में क्या अंतर होता है, तो परिस्थिति और भूमिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि परिस्थिति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता। लिंटन ने भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष कहा है। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं जबकि जो भूमिका का रोल है वो निभाया जाता है। अर्थात भूमिका वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित दायित्व को पूरा करता है। परिस्थिति सामाजिक और सांस्कृतिक होती है जबकि भूमिका जो है वो व्यवहारिक होती है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से परिस्थिति और भूमिका दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और परिस्थिति वो स्थिति है जो कि व्यक्ति प्राप्त करता है और भूमिका उससे संबंधित व्यवहार है जो कि व्यक्ति उस नाते उस व्यवहार को परफॉर्म करता है। तो इस प्रकार से परिस्थिति और भूमिका का ये टॉपिक आपका खत्म हुआ।